नमस्ते छात्रों। तो छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं तथा कक्षा 10वीं इनके लिए कहानी लेखन जो भाग है वह आज हम देखने जा रहे हैं। तो पाठ्यपुस्तक में देखो, पाठ्यपुस्तक में विभाग पहला जो है वह गद्य है, विभाग दूसरा पद्य, विभाग तीसरा पूरक पठन, विभाग चौथा भाषा अध्ययन जिसे व्याकरण कहते हैं, और विभाग पांचवा जो है उसे रचना विभाग या उपयोजित लेखन कहते हैं। तो प्रश्न पत्र में प्रश्न पांचवा जो है वो उपयोजित लेखन का प्रश्न होता है, और उसमें पांचवा आ जो प्रश्न है वह वृत्तांत के लिए होता है, वृत्तांत अथवा कहानी के लिए होता है। तो उसमें कहानी लेखन हम देखेंगे। कहानी लेखन का प्रश्न जो है वह प्रश्न पत्र में पांचवा होता है, उसे 5 अंक परीक्षा में है। तो सबसे पहले कहानी लेखन। कहानी लेखन में कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। तो सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को अच्छी तरह समझ लीजिए। प्रश्न पत्र में जो भी कहानी की रूपरेखा दी जाती है उस रूपरेखा को अच्छी तरह से समझ लेना है, और उसके बाद फिर कहानी किस तरह से लिखने इसके बारे में सोच विचार करना है। अगर कहानी की रूपरेखा समझ में नहीं आई तो फिर से एक बार कहानी की रूपरेखा पढ़ो, अगर नहीं समझ में आई तो और एक बार पढ़ो। 2-3 बार कहानी की रूपरेखा पढ़ने के बाद कहानी अच्छी तरह से तुम्हारे समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है, उस रूपरेखा का विस्तार करना है। अब विस्तार करते समय देखो, कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करना है। कहानी के जो प्रत्येक संकेत दिए गए हैं वहां पर उस संकेत का क्रम से विस्तार करना है। जिस तरह से एक श्रृंखला निर्माण होती है क्रमबद्ध, उसका वर्णन करना जरूरी है। कहानी के स्थान, पात्र आदि को नाम देना है। जो कहानी में स्थान आते हैं, स्थान यानी जगह यानी गांव। एक हाथ गांव समझो, एक गांव था, उस गांव में एक किसान था, तो उस गांव को नाम दो। रामपुर नामक एक गांव था, यानी स्थान को नाम देना है। उस गांव में एक किसान था, किसान का क्या है, फिर किसान पात्र है, इसलिए उसे नाम देना है। रामपुर नामक गांव में श्यामलाल नामक एक किसान रहता था। इस तरह से ये पात्र को नाम हो गया और स्थान यानी जगह को भी नाम हमने दे दिया। जो कहानी हो उसका संक्षेप में वर्णन करना है। जो भी कहानी वहां पर दी गई है उसका संक्षेप में वर्णन करना है, और वर्णन करते समय वर्णन श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए, एक के बाद एक उसमें बातें जो है वह आनी जरूरी है। पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में प्रस्तुत करना है। जो पात्र है अंदर उस कहानी में जो आने वाले पात्र है उनकी जो बातचीत होती है वह संवाद के रूप में लेना है। वह बातचीत के रूप में उनके जो पात्रों के जो बातचीत है वह संवाद के रूप में वहां पर प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद देखो, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। जो भी कहानी है वो भूतकाल में होनी चाहिए, क्योंकि बचपन में हमारी दादी या नानी हमें कहानी सुनाती थी, तो वह कहानी बचपन में दादी या नानी सुनाते समय वह क्या कहती थी, तो एक राजा था यानी भूतकाल। कहानी भूतकाल में होती है कभी भी, इसलिए कहानी जो है लिखनी है वो कहानी भूतकाल में होनी चाहिए। किंतु जो पात्र आते हैं उन पात्रों की बातचीत जो है वह वर्तमान काल में होनी चाहिए। पात्रों की जो बातचीत होती है वह वर्तमान काल में, कहानी भूतकाल में लिखनी है किंतु पात्रों की बातचीत वर्तमान काल में लिखनी जरूरी है। आगे देखो, कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक, प्रभावपूर्ण और रोचक होनी चाहिए।
कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल भाषा होनी चाहिए, कहानी की भाषा स्वाभाविक होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण भाषा होनी चाहिए और रोचक भाषा होनी चाहिए। यानी सबके समझ में आनी ऐसी सरल कहानी की भाषा स्वाभाविक होनी चाहिए, एक श्रृंखलाबद्ध एक प्रभावपूर्ण भाषा होनी चाहिए और सबके समझ में आनी ऐसी रोचक भाषा जो है वह कहानी की होनी जरूरी है। आवश्यकता अनुसार मुहावरों कहावतों का प्रयोग कहानी को प्रभावशाली बनाता है। जो कहानी में मुहावरे आते हैं, जो कहानी में कहावतें आते हैं, उनका प्रयोग जो है वह कहानी में करना चाहिए। जिस तरह से घर में माँ खाना बनाते समय उसमें सब्जी बनाते समय सब्जी में नमक मिर्च जिस तरह से थोड़ी थोड़ी डालती है, उसी तरह से थोड़ी थोड़ी नमक मिर्च डालने के बाद वह सब्जी जो है वह खाने में लजीज होती है। उसी तरह से कहानी में भी कहावतें मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए ताकि वह कहानी जो है वह सुनने वाले को अच्छी लगे, सुनने वाला उसे सुनता ही रहे, ऐसी कहानी होनी जरूरी है। पूरी कहानी जो है वह 3-4 परिच्छेदों में लिखनी चाहिए। जो कहानी है वह 3-4 परिच्छेद में लिखनी है। हम क्या करते हैं, कहानी लिखते समय एक बार कहानी लिखनी शुरू कर दी तो उसका अंत ही कर देते हैं। ऐसी कहानी लिखने के बाद उसे अंक कम मिलते हैं, परीक्षा में अंक उसे कम मिलते हैं। इसलिए क्या करना है, कहानी के अलग अलग परिच्छेद करना है और कहानी में जो भी बातें हैं वह अलग अलग परिच्छेदों में लेनी जरूरी है। अलग अलग बातें अलग अलग परिच्छेदों में लेना चाहिए और कम से कम 2-3 परिच्छेद में 3-4 परिच्छेदों में जो है वह कहानी लिखनी जरूरी है। उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। कहानी में जो विराम चिन्ह है हमारे हिंदी के विराम चिन्ह, उनका प्रयोग कहानी में करना जरूरी है। जैसे कि वाक्य समाप्त होने के बाद पूर्ण विराम, किसी के मुंह से निकले हुए शब्द है या वाक्य है तो वह डबल अवतरण चिन्ह में लेना है। वाक्य आधा हो गया, अल्प विराम देना है। किसी ने कुछ कहते समय वहां पर जो कहते समय कुछ जो आश्चर्य सूचक शब्दों का प्रयोग किया है तो उस शब्द के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना जरूरी है। यानी विराम चिन्हों का उचित जगह पर प्रयोग करना चाहिए। किसी के मुंह से निकले हुए अगर वाक्य प्रश्न है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम के बजाय प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। इस तरह से कहानी होनी चाहिए। लिखावट उसकी सुंदर होनी चाहिए कहानी की, ताकि जो जांचने वाला अध्यापक है उसे कहानी अच्छी लगे, वह कहानी अच्छी तरह से पढ़ सके और कहानी अच्छी लगने के बाद अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही वह अच्छे अंक हमें दे देगा। इसलिए कहानी लिखते समय सुंदर लिखावट होनी चाहिए। साथ ही साथ अब कहानी लिखते समय कहानी का शीर्षक मुख्य भाग है। कहानी का शीर्षक जो है वह कहानी के मुख्य पात्र प्रसंग या संदेश को ध्यान में रखकर उसे छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। यानी कहानी पढ़ने के बाद उसका मुख्य पात्र इसको ध्यान में रखकर या कोई प्रसंग जो है उसे ध्यान में रखकर या उस कहानी से कोई संदेश मिलता है उस संदेश को ध्यान में रखकर कहानी का शीर्षक छोटा सा आकर्षक समर्पक ऐसा उस कहानी को शीर्षक देना जरूरी है। शीर्षक यानी उस कहानी का नाम है, शीर्षक ऊपर आता है और फिर कहानी लिखनी चाहिए। शीर्षक जिस तरह से पाठ्य पुस्तक में देखो पाठ के नाम होते हैं अलग अलग। जिस तरह से 9वीं कक्षा में जो दूसरा पाठ है बिल्ली का बिलंगुड़ा, ऊपर नाम दिया गया है देखो, और नीचे पाठ है। पाठ के अक्षर कैसे हैं, छोटे हैं, और नाम जो पाठ का नाम है उसका अक्षर बड़ा है। उसी तरह से हमें भी कहानी लिखते समय कहानी का शीर्षक बड़ा होना चाहिए और कहानी जो है उसके वाक्य नीचे होने चाहिए। जिस तरह से 10वीं कक्षा में लक्ष्मी पाठ है दूसरा देखो, लक्ष्मी पाठ में देखो ऊपर नाम है लक्ष्मी और उस पूरी गाय के ऊपर वह पाठ निर्भर है। इसलिए कहानी का नाम जो है वो छोटा आकर्षक समर्पक और उस पात्र प्रसंग और संदेश को ध्यान में रखकर देना जरूरी है। उसके बाद सीख, कहानी पढ़कर उससे क्या प्रेरणा मिलती है और उसे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस बात को एक पंक्ति में लिखना चाहिए। देखो शीर्षक सीख जो है वह कहानी के अंत में होती है।
सीख कहानी के अंत में। और उस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला, उस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिली, ये कम से कम एक वाक्य में, यानी शीर्षक ऊपर छोटा और सीख कहानी के नीचे बड़ी होनी चाहिए। बड़ी यानी एक वाक्य में, एक दो वाक्य में सीख होनी चाहिए। उस कहानी का पूरा निचोड़ जो है वो सीख में होना चाहिए, यानी उस कहानी का पूरा निचोड़ जो है वो एक पंक्ति में नीचे होना जरूरी है। और जिस तरह से देखो हमारे घरों में अखबार आते हैं, लोकमत, पुण्यनगरी, सामना जैसे मराठी अखबार आते हैं, तो इन अखबारों में बोध कथा होती है। देखो बोध कथा छोटी सी होती है और उसके अंत में बोध ऐसा दिया हुआ होता है। बोध यानी हमारी वह सीख है, यानी उस छोटी सी कहानी से बोध क्या हुआ, यानी सीख क्या मिली या प्रेरणा हमें क्या मिली, ये होता है। उसी तरह से हमें कहानी लिखते समय भी सीख छोटी सी एक दो वाक्य में लिखनी जरूरी है। तो इस तरह से कहानी के बारे में ये जानकारी है। अब उदाहरण के तौर पर एक कहानी में तुम्हें यहाँ पर पढ़कर सुनाता हूँ, देखो, और समझाता हूँ। तो कहानी इस तरह से देखो, एक कौवा और एक हंस, दोनों में मित्रता, दोनों का आकाश में उड़ना, सड़क से एक ग्वाले को दही पात्र लेकर गुजरते हुए देखना, कौवे का पात्र पर चुपचाप बैठकर दही खाने का आग्रह, हंस का इनकार, कौवे का घसीट कर ले जाना, कौवे का चोंच नचा नचा कर दही का स्वाद लेना, हंस का बैठे रहना, आहट पाकर कौवे का उड़ जाना, हंस का पकड़ा जाना। परिणाम, परिणाम यानी क्या, तो सीख। तो इस तरह से कहानी है। देखो फिर से कहानी एक बार पढ़ता हूं, देखो और एक बार। एक कौवा और एक हंस, दोनों में मित्रता, दोनों का आकाश में उड़ना, सड़क से एक ग्वाले को दही पात्र लेकर गुजरते हुए देखना, कौवे का पात्र पर चुपचाप बैठकर दही खाने का आग्रह, हंस का इनकार, कौवे का घसीट कर ले जाना, कौवे का चोंच नचा नचा कर दही का स्वाद लेना, हंस का बैठे रहना, आहट पाकर कौवे का उड़ जाना, हंस का पकड़ा जाना, और अंत में परिणाम, परिणाम यानी सीख। तो इस तरह से ये कहानी है। देखो इस कहानी में दो पात्र हैं, कौवा और हंस, इनके ऊपर कहानी है। इसलिए इस कहानी को हम शीर्षक क्या देंगे, हंस और कौवा, ये भी शीर्षक देते हैं। या हंस का बुरी संगत, कौवे के बुरी संगति में आकर क्या परिणाम हुआ, ये भी शीर्षक हम दे सकते हैं, यानी बुरी संगति का परिणाम, ये भी शीर्षक हो सकता है। तो शीर्षक इस तरह से लिखने के बाद दोनों में से एक शीर्षक लिखो, हंस और कौवा या बुरी संगति का परिणाम, दोनों में से एक शीर्षक। परीक्षा में हमें दो शीर्षक नहीं लिखना है, एक ही लिखना है शीर्षक। मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर तुम्हें दो शीर्षक दिए हैं, तो शीर्षक एक ही लिखना है। तो शीर्षक हमने दे दिया। अब देखो कहानी लिखनी है। तो कहानी इस तरह से देखो, एक पर्वतीय नगर था, पर्वतीय नगर, वहां सड़क के किनारे एक वृक्ष पर एक कौवा रहता था। वहां पर सड़क, उस गांव में से एक सड़क गुजरती थी और उस सड़क के किनारे पर एक वृक्ष था और उस वृक्ष के ऊपर एक पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर एक कौवा रहता था। उसी वृक्ष पर एक हंस भी रहता था। वृक्ष बड़ा था, पेड़ बड़ा था, इसलिए उस पेड़ पर एक हंस भी रहता था। दोनों में अच्छी मित्रता थी। एक पेड़ पर रहने की वजह से दोनों पड़ोसी थे और पड़ोसी होने की वजह से दोनों में अच्छी तरह मित्रता थी। दोनों दूर दूर तक आकाश में उड़ते रहते थे। कौवा और हंस दोनों एक पेड़ के ऊपर रहते थे, इसलिए दोनों में अच्छी मित्रता थी और दोनों साथ में उड़ते थे, दोनों साथ में रहते थे, दोनों में अच्छी मित्रता थी। पेड़ पर उछल कूद करते थे और खुश रहते थे। दोनों में मित्रता थी। ये देखो पहले परिच्छेद में भाग आ गया। अब दूसरा परिच्छेद देखो। एक दिन कौवा और हंस दोनों पेड़ पर बैठे हुए थे। एक दिन की बात है, एक दिन कौवा और हंस दोनों पेड़ पर बैठे हुए थे। उन्होंने ग्वाले को सिर पर दही पात्र लेकर सड़क पर से गुजरते हुए देखा। ग्वाला यानी
दही बेचने वाला, दूध दही बेचने वाला, दूध या दूध दही बेचने वाला उसे ग्वाला कहते हैं। तो एक ग्वाला जो है वह अपने सिर पर दधी पात्र यानी दही से भरा हुआ बर्तन ले जाते समय उन्हें दिखाई दिया। दही देखकर कौवे के मुंह में पानी भर आया। ऊपर अब कौवा बैठा हुआ था पेड़ के ऊपर, कौवा और हंस। दही देखकर कौवे के मुंह में पानी भर आया। उसने हंस से कहा, चलो हम दोनों दही के हंडी के मुंह पर बैठकर दही का स्वाद ले लें। देखो हंस से कौवे ने कहा, इसलिए ये वाक्य देखो डबल अवतरण चिन्ह में है। चलो हम दोनों दही की हंडी के मुंह पर बैठकर दही का स्वाद लें। वाक्य समाप्त हो गया, पूर्ण विराम, अवतरण चिन्ह बंद। हंस ने कहा, अब अवतरण चिन्ह देखो, इस प्रकार इस तरह चोरी से किसी की चीज खाना अच्छी बात नहीं है, मैं तो नहीं आऊंगा। जो हंस ने कहा, यह भी अवतरण चिन्ह में दिया गया है, यानी मुंह से निकले हुए शब्द देखो अवतरण चिन्ह में है और वाक्य समाप्त होने के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार कौवे ने हंस को अपनी मित्रता की कसम खिलाई और बलपूर्वक खींचकर उसे दही की हंडी के मुख पर ले गया। देखो उसने फिर मित्रता की कसम दिलाई, देखो तुम नहीं आओगे तो हमारी मित्रता समाप्त हो गई, खत्म हो जाएगी, ऐसा उसने कहा और उसे बलपूर्वक वहां पर खींचता हुआ लेकर चला गया। कौवा चोंच मटका कर दही का स्वाद लेने लगा, जबकि हंस चुपचाप बैठा रहा। देखो उस पात्र के ऊपर बैठकर कौवा जो है वह चोंच नचा कर मटका कर वह दही का स्वाद लेने लगा, किंतु हंस खामोश उस मटके के ऊपर बैठा हुआ था। देखो ये दूसरा परिच्छेद। अब तीसरे परिच्छेद में अलग बात देखो। अचानक ग्वाले के हंडी पर किसी के होने की भनक लगी। देखो ग्वाले को अचानक ऐसा लगने लगा कि हंडी पर कोई है, ऐसा उसे महसूस होने लगा। उसने एक हाथ से हंडी कसकर पकड़ी और दूसरा हाथ ऊपर उठाकर टटोलने लगा। एक हाथ से उसने हंडी कसकर पकड़ ली और दूसरे हाथ से उसने ऊपर हाथ उठा लिया और वो टटोलने लगा कि ऊपर क्या है। आहट पाते ही कौवा फौरन उड़ गया और हंस ग्वाले के पकड़ में आ गया। देखो तो वह आहट पाकर वहां से तुरंत कौवा उड़ गया, किंतु ग्वाला जो है वह पकड़ा गया। ग्वाला वहीं पर बैठा रहा। क्रोधित ग्वाले ने हंस को मार डाला। ग्वाला जो है वो क्रोधित हो गया था और ग्वाले ने वहां पर बैठे हुए हंस को पकड़ लिया और उसने हंस को मार डाला। हंस ने दुष्ट कौवे की संगति की, इसलिए उसे जान से हाथ धोना पड़ा। उसने दुष्ट कौवे की संगति अच्छी होनी चाहिए। जो संगति की वजह से हंस की जान गई, इसलिए संगति अच्छी होनी चाहिए, दोस्त हमारे अच्छे होने चाहिए। इसलिए उसने दुष्ट कौवे की संगति की, इसलिए उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ा। तो अब सीख क्या होगी इसकी, यानी हमें क्या सीखने को मिला? दुष्ट की संगति जानलेवा होती है। जो भी दुर्जन होते हैं, दुष्ट होते हैं, जो भी अच्छा बर्ताव करने वाले नहीं होते, उनके साथ रहना बुरी बात है। ये हमें इस कहानी से सीखने को मिला। इस तरह से ये कहानी है छात्रों। तो आपके समझ में ये कहानी आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर से ये वीडियो एक बार देखो, आपके समझ में ज़रूर कहानी आ जाएगी। तो इस तरह से तुम्हें परीक्षा में कहानी लेखन करना है। तो इस तरह से ये कहानी है। तो कहानी सबके समझ में आ गई होगी। तो सभी छात्रों को धन्यवाद। तो कहानी समाप्त हुई।